की इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी यानी वैश्विक स्थिरता की बड़ी बड़ी बातों से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे माइक्रो लेवल पर आते हुए सीधे उस मिट्टी तक पहुंचेंगे जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका है। सच मानिए, ये एक ऐसा सफर है जो हमारे आसपास मौजूद हर उस चीज को देखने का नजरिया पूरी तरह बदल देगा, जिसे हम संसाधन या रिसोर्स कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आइए जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन अहम मुद्दों पर बात करने वाले हैं। पहले हम प्राकृतिक संसाधनों की नई परिभाषा समझेंगे, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत पर बात करेंगे। उसके बाद भारत की रिसोर्स प्लानिंग, अपनी सीमित जमीन के इस्तेमाल, लैंड डिग्रेडेशन यानी भूमि क्षरण से निपटने के तरीकों और आखिर में मिट्टी को एक जीवित प्रणाली के रूप में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, प्राकृतिक संसाधन मुफ्त उपहार का मिथक। हमें भौतिक दुनिया को देखने का अपना नजरिया थोड़ा बदलना होगा। हम अक्सर यही मानते हैं ना कि पेड़, पानी या खनिज ये सब प्रकृति के दिए गए मुफ्त उपहार हैं, लेकिन हकीकत में ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हैरानी की बात तो ये है कि कोई भी चीज तब तक संसाधन नहीं बनती जब तक इंसान अपनी मेहनत और समझ उसमें नहीं लगाता। प्रकृति में मौजूद चीजें तब तक महज एक कच्चा माल होती हैं। तो फिर संसाधन यानी रिसोर्स की सही परिभाषा आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो हमारे पर्यावरण में मौजूद हर वो चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, उसे संसाधन कहते हैं। लेकिन इसकी तीन बहुत ही अहम शर्तें हैं। पहली, उसे इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास सही तकनीक होनी चाहिए। दूसरी, वो आर्थिक रूप से संभव यानी फिजिबल होनी चाहिए। और तीसरी, वो सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य होनी चाहिए। इंसान ही है जो इन तीनों को मिलाकर एक आम चीज को संसाधन में बदल देता है। और ये बात इस चित्र से बिल्कुल साफ हो जाती है। ये दिखाता है कि कैसे इंसान प्रकृति, तकनीक और संस्थाओं के बीच की एक अहम कड़ी है। इंसान बिल्कुल सेंटर में है। वो तकनीक के जरिए प्रकृति के साथ तालमेल बिठाता है और अपने आर्थिक विकास को तेजी देने के लिए संस्थाओं यानी इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करता है। बिना इस ह्यूमन एलिमेंट के ये पूरा चक्र रुका ही रहेगा। अब संसाधनों की इस जटिल दुनिया को समझने के लिए हम इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटते हैं, जैसे उनकी उत्पत्ति के आधार पर जैविक और अजैविक, उनके खत्म होने के आधार पर नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, ओनरशिप यानी स्वामित्व के हिसाब से निजी, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, और उनके विकास की स्थिति के आधार पर। ये अलग अलग कैटेगरीज हर समाज को ये समझने में मदद करती हैं कि विकास के लिए उनके पास आखिर क्या क्या मौजूद है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, सतत विकास की जरूरत, संकट का प्रबंधन। संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल ने आज एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया है और इसका समाधान खोजना अब हमारी ही जिम्मेदारी है। महात्मा गांधी ने इस समस्या की जड़ को एक बहुत ही गहरी लाइन में समझाया था। हर किसी की जरूरत के लिए दुनिया में पर्याप्त है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। जरा सोचने वाली बात है, कुछ ही लोगों के लालच की वजह से संसाधनों का जो अंधाधुंध दोहन हुआ है, उसने न सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग जैसे पारिस्थितिक संकट पैदा किए हैं, बल्कि हमारे समाज को अमीर और गरीब की दो खाइयों में बुरी तरह बांट दिया है। और इसे बढ़ते संकट को देखते हुए दुनिया भर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मांग उठने लगी। ये कोई एक दिन का काम नहीं था। 1968 में क्लब ऑफ रोम की चर्चाओं से लेकर 1974 में आई किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल तक लगातार कोशिशें होती रहीं। फिर 1987 की ब्रंटलिन रिपोर्ट में पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विचार मजबूती से सामने आया, और ये सब अपने मुकाम पर पहुंचा 1992 के रियो अर्थ समिट में, जहां 100 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों ने पर्यावरण को बचाने के लिए एजेंडा 21 को अपनाया। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, जो है भारत की संसाधन योजना, विविधता में संतुलन। अब इंटरनेशनल लेवल से निकलकर आते हैं अपने देश भारत पर। यहाँ संसाधनों का बटा होना एक अजीब सी पहेली है। महज संसाधनों का जमीन के नीचे मौजूद होना विकास की गारंटी नहीं है। हम देख सकते हैं कि झारखंड जैसे राज्य जहाँ कोयले और खनिजों के ढेर हैं, वे आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ प्राकृतिक संसाधन न के बराबर हैं, लेकिन वे आर्थिक रूप से बेहद विकसित हैं। उपनिवेशवाद का इतिहास भी हमें यही सिखाता है कि जिस देश के पास बेहतर तकनीक और संस्थाएं थीं, असली फायदा उसी ने उठाया। इसे उतार चढ़ाव को ठीक करने के लिए भारत एक जटिल 3 चरणीय प्रक्रिया का इस्तेमाल करता है।
पहला कदम है देश भर में संसाधनों की पहचान करना और उनकी लिस्ट बनाना। दूसरा कदम सही तकनीक और स्किल्स के साथ एक प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करना। और तीसरा, इन क्षेत्रीय योजनाओं को राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ जोड़ना। जैसे लद्दाख को ही ले लीजिए, वहाँ की सांस्कृतिक विरासत बहुत अमीर है, लेकिन वहाँ पानी और बुनियादी ढांचे की भारी कमी है। ऐसी ही कमियों को पाटने के लिए एक बैलेंस्ड प्लानिंग लिटरली बहुत ज़रूरी हो जाती है। अब समय है चौथे हिस्से का, सीमित जमीन का उपयोग, जो हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है। आखिर में सब कुछ जमीन पर ही तो आके टिकता है, और जमीन एक ऐसी चीज है जो एक लिमिटेड मात्रा में ही है। अगर हम भारत की जमीन की बनावट को देखें तो देश का 43% हिस्सा मैदानी है, जो खेती और इंडस्ट्रीज का मेन बेस है। 30% हिस्से में पहाड़ हैं, जो न सिर्फ नदियों का निरंतर बहाव सुनिश्चित करते हैं बल्कि टूरिज्म को भी बढ़ावा देते हैं। और बचा हुआ 27% हिस्सा पठारी है, जहां हमारे खनिज, जीवाश्म ईंधन और जंगलों का खजाना छिपा है। हर एक हिस्से का अपना एक बेहद महत्वपूर्ण रोल है। चलिए आगे बढ़ते हैं पांचवें हिस्से की ओर, भूमि क्षरण से निपटना, मानवीय प्रभाव। हमारी अर्थव्यवस्था का आधार होने के बावजूद जमीन एक बहुत बड़े खतरे का सामना कर रही है, और वो है भूमि क्षरण यानी लैंड डिग्रेडेशन। भारत के अलग अलग राज्यों में इसके कारण बिल्कुल अलग हैं, और ये देखना काफी दिलचस्प है। झारखंड और ओडिशा में माइनिंग के लिए काटे गए जंगलों ने जमीन को बंजर बना दिया है। वहीं गुजरात और राजस्थान में जानवरों की हद से ज्यादा चराई एक मुख्य समस्या है। पंजाब और हरियाणा में अत्यधिक सिंचाई के कारण मिट्टी खारी होती जा रही है, और पूरे देश में कारखानों से निकलने वाला कचरा और धूल जमीन की गुणवत्ता को लगातार नष्ट कर रहे हैं। हालात थोड़े गंभीर जरूर लग रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। इन परेशानियों को ठीक करने के एक्शनेबल और कारगर समाधान मौजूद हैं। बड़े पैमाने पर पेड़ लगाना यानी एफॉरेस्टेशन, चराई को सही ढंग से मैनेज करना, रेतीले टीलों को कंटीली झाड़ियों से स्थिर करना और औद्योगिक कचरे को पर्यावरण में छोड़ने से पहले सही तरीके से ट्रीट करना, ये कुछ ऐसे प्रैक्टिकल कदम हैं जो इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। और अब हमारे आखिरी हिस्से पर आते हैं, मिट्टी, एक जीवित प्रणाली। आइए इस एक्सप्लेनर के सबसे माइक्रो लेवल पर चलते हैं, जमीन की ऊपरी परत। मिट्टी कोई बेजान चीज या सिर्फ धूल नहीं है, ये अपने आप में एक बेहद जटिल और जीता जागता इकोसिस्टम है। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि मिट्टी की महज कुछ सेंटीमीटर गहरी परत बनने में लाखों साल लग जाते हैं। तापमान, पानी का बहाव, हवा, ग्लेशियर और जलवायु, ये सारी ताकतें मिलकर एक लंबे समय में इस बहुमूल्य और नाजुक प्रणाली का निर्माण करती हैं। भारत की दो सबसे जरूरी मिट्टियों को देखकर इस जटिलता को और अच्छे से समझा जा सकता है। एक तरफ है जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल, जो पूरे उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। इसको नदियों ने सदियों तक लाकर जमा किया है, और यह बेहद उपजाऊ है। इसमें भी उम्र का असर होता है। जैसे नई खादर मिट्टी पुरानी बांगर मिट्टी से ज्यादा उपजाऊ होती है। और दूसरी तरफ है दक्कन के पठार की काली मिट्टी। यह मिट्टी नमी को लंबे समय तक रोक कर रख सकती है, जो इसे कपास यानी कॉटन की खेती के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाती है। तो इन नाजुक मिट्टियों और संसाधनों के सफर को समझने के बाद अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। हमने इस जमीन और इसके संसाधनों का पूरा फायदा उठाया है और उन्हें पिछली पीढ़ियों के साथ साझा किया है। लेकिन ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम ये कैसे पक्का करेंगे कि ये जमीन और इसके संसाधन आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित रहें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना आज